बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे, आज का इरिगेशन मेथड्स के हवाले से जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है इरिगेशन के हवाले से, क्योंकि इरिगेशन का जो मॉड्यूल है वो मैंने कवर करवाना है। इस मॉड्यूल के अंदर जो दूसरे लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड्स को, जो बेसिकली ये भी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन मेथड्स हैं, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी। अच्छा बेटे, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड्स। It includes both sprinkler and drip irrigation method. Water is applied through network of pipelines by mean of pressure devices. बेसिकली बेटे, ये जो प्रेशराइज इरिगेशन मेथड है इसे हम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमने जो इरिगेशन वाटर है, ठीक है, क्योंकि इरिगेशन वाटर एक रिसोर्स है, जितना हम इरिगेशन वाटर को कंजप्टिवली यूज करेंगे उतना हम ज्यादा रकबा अंडर कल्टीवेशन ला सकते हैं। हम हमारा अंडर कल्टीवेशन जो एरियाज को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ क्रॉप पर ईयर ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो बेसिकली प्रेशराइज इरिगेशन मेथड्स है, इसके अंदर हमने बाकायदा पाइप्स को यूज करना है, पंप्स को यूज करना है। पंप्स के जरिए वो पानी को प्रेशर के साथ पौधे को या तो उसके रूट्स के पास ड्रिप के जरिए देना है, या उसके रूट जोन के इर्द गिर्द उसको स्प्रिंकल करना है, या उसके ऊपर प्लांट के ऊपर इसको शॉवर करना है। बेसिकली ये प्रेशराइज इरिगेशन मेथड भी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में आते हैं, क्योंकि इसमें इन मेथड में पानी की बचत तकरीबन 70-75% इसमें हम पानी सेव कर लेते हैं एज कम्पेयर टू सरफेस इरिगेशन मेथड, जैसे कि फ्लड इरिगेशन है या बॉर्डर इरिगेशन है। ठीक है, वहां तो हमने खुला पानी बेटे देना है ना क्रॉप को। अच्छा, तो इस हवाले से जैसे फ्लड इरिगेशन क्या, 5 एकड़ का प्लाट है हमारे पास, हमने एक तरफ से उसमें पानी जा रहा है 5 एकड़ तक, हमने उसमें कोई बंद नहीं बनाना, खुला पानी छोड़ देना। ये खास तौर पे जो हमारा फ्लड इरिगेशन है उन इलाकों में यूज किया जाता है जहाँ पानी इरिगेशन वाटर बहुत ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है, खासतौर पे कैनाल वाटर अवेलेबल है, जैसे कि सिंध के कुछ जिला है वहाँ ये फ्लड इरिगेशन की जाती है, पानी काफी अवेलेबल है उन लोगों को। अच्छा जी बेटे, हम प्रेशराइज इरिगेशन की तरफ आए तो उसके अंदर वाटर इज अप्लाइड थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन बाय मीन ऑफ प्रेशर डिवाइसेस। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या है, इन दिस मेथड द इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड टू द एयर एंड अलाउड टू फॉल ऑन द ग्राउंड सरफेस लाइक रेनफॉल। ठीक है, इसमें क्या है कि ये देखें आप, ये स्प्रिंकलर चल रहे हैं, पानी हवा में फेंका जा रहा है और वो फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म पे जमीन पे गिर रहा है, रेन ड्रॉपलेट्स फॉर्म में। द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर और स्प्रे ऑफ वाटर इज मेड बाय पंपिंग वाटर अंडर प्रेशर। अब ये पानी का जो स्प्रे आपको नजर आ रहा है ये कैसे निकल रहा है, ये पीछे मोटर लगी हुई है जो पानी को पंप कर रही है, जो पानी को स्पीड दे रही है। ये देखें, ये स्प्रे हो रहा है। ठीक है, वो एक प्रेशर 3 बार 5 बार हम प्रेशर मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये जो स्प्रिंकलर हेड है जहाँ से ये पानी निकल रहा है, इसको एक खास पानी का प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। जब वो खास प्रेशर पानी उस खास प्रेशर पे आएगा तब ये चलेगा पानी। ऐसे इस फॉर्म में पानी कब चलेगा, क्योंकि ये प्रेशर रेगुलेटेड इनके स्प्रिंकलर होते हैं बेटे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 बार प्रेशर रिक्वायर्ड है, जब हमारा पंपिंग सिस्टम पानी का प्रेशर 8 बार करेगा तब भी ये फिर ये स्प्रिंकलर्स एक्टिव होंगे और ये पूरे फील्ड में यूनिफॉर्म वाटर को अप्लाई करते हैं। बेशक 5000 स्प्रिंकलर लगाए गए हैं ना, पहला स्प्रिंकलर जहाँ लगा है जितना डिस्चार्ज उसका होगा, और जो 5000वां स्प्रिंकलर है उतना ही डिस्चार्ज उसका होगा, ड्यू टू देयर प्रेशर रेगुलेटेड हेड। अच्छा, from these pipelines water is allowed to eject out by mean of small nozzles or holes in the form of rainfall। ठीक है, ये आपको होल्स, स्प्रिंकलर हेड जो बेसिकली वो होल्स हैं, और ये प्रेशर रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, जब वो खास प्रेशर आएगा तब ही सारे हेड ओपन होंगे ताकि पूरे फील्ड में यूनिफॉर्म वाटर फ्लाई हो सके। रेन गन आपको ये नजर आ रही है, ये जो आपको नजर आ रही है, बेसिकली जो रेन गन्स हैं, ये देखें आप, ये रेन गन्स आपको नजर आ रही है। रेन गन एक टाइप है ना बेटे, रेन गन इज अ पावरफुल मेगा स्प्रिंकलर। ठीक है, ये मेगा स्प्रिंकलर है, किस्म का बड़ा स्प्रिंकलर है। ये ओवर हेड, बेसिकली ये जो आपको ये नजर आ रहा है ये भी स्प्रिंकलर है, और ये जो आपको नजर आ रही है ये रेन गन्स है। रेन गन भी एक किस्म की एक स्प्रिंकलर की टाइप है। रेन गन इज अ पावरफुल
mega sprinkler that allows a large volume of water up to 500 liter per minute to a good distance, यानी कि 90 रेडियस ऑफ 90 फीट एंड इवन मोर, 90 फुट के रेडियस से भी ज़्यादा के अंदर ये पानी अप्लाई करती हैं और इनका डिस्चार्ज कितना होता है 5 लीटर पर मिनट, और इनका रोल क्या होता है एज अ आर्टिफिशियल रेन। अब बेटे जरा थोड़ा स्प्रिंकलर सिस्टम को आप समझने की कोशिश करें। ये पानी का सोर्स है, वो किसी पॉन्ड में, पानी के सोर्स से पानी के एक छोटे से पॉन्ड में आ रहा है, वहां से ये हमारा सक्शन पंप लगा हुआ है, उसके पीछे उसका इंजन है या मोटर समझ लें, ये इसको पानी को अपलिफ्ट कर रहा है और उसको प्रेशर दे रहा है, प्रेशर से आगे पंप कर रहा है। ये प्रेशर गेज है जिससे हम देख रहे हैं कितना प्रेशर हो गया। उसके बाद ये आगे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये उन स्प्रिंकलर्स के अंदर जा रहा है। जैसे ये ओवरहेड स्प्रिंकलर्स आप देख रहे हैं, ये देखें ये ओवरहेड स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, ये पानी को ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। ये छोटे स्प्रिंकलर है, रेन गन भी इस तरह की होती है। छोटा स्प्रिंकलर का डिस्चार्ज कम होता है, जो छोटा स्प्रिंकलर है वो बेटे 35 लीटर 45 लीटर 70 लीटर तक डिस्चार्ज होता है, मगर रेन गन का क्योंकि ये मेगा स्प्रिंकलर होता है तो इसका डिस्चार्ज 500 लीटर पर मिनट होता है, ठीक है। ये मेन लाइन जा रही है, फिर लेटरल है, लेटरल वो पाइप है जिसके साथ स्प्रिंकलर फिट किया जाता है। लेटरल क्या होता है बेटे, वो पाइप जिसके साथ स्प्रिंकलर फिट किया जाता है। ये देखें ये स्प्रिंकलर हेड की जो मैं बात कर रहा था, ये स्प्रिंकलर हेड, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर होता है। प्रेशर जब पानी आएगा, जब खास प्रेशर मीट होगा तो तमाम स्प्रिंकलर एक ही वक्त में चलेंगे। ये नहीं कि एक स्प्रिंकलर, जो स्प्रिंकलर इधर लगा हुआ है वो पहले चल पड़ेगा और ये वाला लेट चलेगा, ऐसा नहीं होगा। अब इसकी हम सूटेबिलिटी और एडवांटेज देखें। इसकी एडवांटेज क्या है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर होगी। अब देखें कोई पानी यूनिफॉर्म तमाम स्प्रिंकलर से एक जैसा डिस्चार्ज रिलीज होगा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होगी। हाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी, बहुत कम पानी लगेगा। इट इज हाईली सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल्स वेयर इन्फिल्ट्रेशन रेट इज हाई। सैंडी सॉइल के लिए बहुत अच्छा है। सैंडी सॉइल है, हमने उसके ऊपर अंगूर का बाग लगा दिया और उसको अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन से इरिगेट करेंगे और रोज 5-7 मिनट स्प्रिंकलर चलाएंगे, जमीन वेट हो जाएगी और पानी ज़्यादा डीप भी नहीं जाएगा और जो हमारी क्रॉप है ग्रेप्स की, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल्स, फॉर शैलो सॉइल्स वेयर लेवलिंग ऑपरेशन इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ टीले हैं, ठीक है, टिब्बे हैं, ज़मीन अनडुलेटिंग है, लेवल सॉइल नहीं है, फ्लैट सॉइल नहीं है, ज़मीन की टोपोग्राफी ठीक नहीं है, तो वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर लैंड हैविंग undulating topography or steep slopes where leveling is economically not advisable, ऐसा रकबा जहाँ हम लेवलिंग नहीं कर सकते, लेवलिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। वहाँ हम स्प्रिंकलर लगा के उस एरिया को, उस बैरन लैंड को हम फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एरिया वेयर सरफेस फ्लो इज लो, ठीक है, जहाँ सरफेस फ्लो कम है। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट क्रॉप लाइक राइस। ये तमाम फसलों के लिए ठीक है, मगर राइस जिसको हम स्टेगनेंट वाटर में लगाते हैं, जो हमारा फ्लडेड राइस है, उसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। फॉर कॉटन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव वेस्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अगर कॉटन के ऊपर हम ये ओवरहेड स्प्रिंकलर चलाएंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज में, आपको पता है बेटे कपास का जो फूल होता है ना, उसके अंदर अगर बारिश का कतरा चला जाए और नमी चली जाए ना, तो वो फूल बॉल में कन्वर्ट नहीं होता, वो वहीं ड्रॉप कर जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड आर पॉसिबल थ्रू इरिगेशन सिस्टम विच रिड्यूस लेबर कॉस्ट। अब हमने खाद देनी है, फर्टिलाइजर को हम, जो हमारा वो टैंक है जहां से हमारा पंप पानी को अपलिफ्ट कर रहा है, उस टैंक में हम फर्टिलाइजर का सोल्यूशन बना देंगे और जैसे फर्टिलाइजर सोल्यूशन जाएगा वो पूरे खेत में एक जैसा जो हमारा फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट कंट्रोल क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर। अगर ओवरहेड स्प्रिंकलर की बात करें तो जब ऊपर से स्प्रिंकलर चलेगा तो हमारा कैनोपी टेम्परेचर कम होगा। वेस्टेज ऑफ लैंड फॉर बेसन, रिजेस एंड फरोज एंड इरिगेशन चैनल आर रिड्यूस। जो हम हमारे जो जमीन है फर्टाइल लैंड, जो खालों के अंदर आ जाती है, बन्नों के अंदर आ जाती है, फरोज के अंदर आ जाती है, वो वेस्ट नहीं होगी, वहां हम प्लांट्स लगा सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इन हैवी windy areas the distribution efficiency is reduced due to drifting of water droplets, ठीक है। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां आंधियां बहुत चलती हैं तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि वो
जब आंधी चलेगी तो जो स्प्रिंकलर की वाटर ड्रॉपलेट्स वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे. If saline water is used, it cause leaf burns besides clogging and corrosion of the pipeline. अगर हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है फॉर स्प्रिंकलिंग वो कोई ऐसा है जिसके अंदर साल्ट कंटेंट्स आए हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम का जो इक्विपमेंट है उसकी ना सिर्फ उसके अंदर जंग लगेगा, उसकी क्लॉगिंग होगी, बल्कि जब ये साल्ट वाला पानी पत्तों में पड़ेगा तो पत्ते भी जलेंगे. कंटिन्यूस पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम. हमें कंटिन्यूस पानी चाहिए. अगर लोड शेडिंग होगी तब ये अफेक्ट करेगी हमारी एफिशिएंसी को. इट इज़ वेरी कॉस्टली टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. इस सिस्टम को आपको पता लगाना भी कॉस्टली है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है. इसके बाद बेटे है ड्रिप और ट्रिकल ग्राउंड इरिगेशन. ये ड्रिप इरिगेशन है. ये लेटरल पाइप्स हैं, ये उसके अंदर से ये लेटरल पाइप्स और ये इमिटर्स जा रहे हैं. ठीक है, ये ड्रिप्स बिछी हुई हैं. हर प्लांट को उसके रूट जोन के पास जो है वो इरिगेशन वाटर अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, लेटरल्स उसके साथ ये आपको नजर आ रहे हैं, ये पौधों के बिल्कुल साथ ये इसके इमिटर्स हैं. वाटर इज अप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एंड अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप एट टॉप रूट जोन. पानी कतरा कतरा करके रूट जोन के पास, ये देखें ये इमिटर है बेटे, ये जहां मेरा ये कर्सर है ये देखें बिल्कुल पौधे के रूट जोन के पास इमिटर्स हैं. ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दे रहे हैं, इस वजह से इसको ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है. बाय स्पेशल डिवाइस कॉल्ड इमिटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ एक इमिटर इंस्टॉल है जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप और ड्रिपर भी कह सकते हैं, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलेगा. द रूट जोन इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट फील्ड कैपेसिटी लेवल. तो इस सिस्टम से हम रूट जोन को हमेशा वत्तर की हालत में रख सकते हैं. ये देखें ड्रिप इरिगेशन की एक पूरी मैं पिक्चर है आप लोगों के लिए. एक सेकंड बेटे, ये अब देखिएगा. हाँ ये आप मैं थोड़ा सा इसको, हाँ अब ये देखें बेटे, ये पंप लगा हुआ है, ये प्रेशर रेगुलेटर है. ठीक है, ये आगे फिल्टर है कि पानी के अंदर कोई भी अगर कोई लीफ मैटर है, कोई इनर्ट मैटर है, कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, तो वो सारी फिल्टर में रह जाएगी. अगर ये सैंड, सिल्ट या क्ले, कोई डस्ट पार्टिकल्स, कोई सॉइल पार्टिकल्स आगे चले जाएंगे तो जो इमिटर का सुराख तो बहुत छोटा है, वो सारे सुराख क्लॉग हो जाएंगे और हमारे जो सिस्टम की एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो हो जाएगी. ठीक है, ये फर्टिलाइजर सोल्यूशन का एक जो है फर्टिलाइजर सोल्यूशन टैंक है. ठीक है, तो इसमें अगर हमने खाद को यूज करना है तो इस टैंक के साथ एक पाइप इधर फर्टिलाइजर सोल्यूशन टैंक के साथ लग जाएगा, तो साथ साथ इरिगेशन वाटर भी जाएगा और साथ साथ आपका फर्टिलाइजर भी जाएगा. और ये जो बेटे लेटरल्स होते हैं ये भी सारे प्रेशर रेगुलेटेड होते हैं. जब एक खास प्रेशर पे हमारा सिस्टम आएगा तभी लेटरल से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी बाहर रिलीज होगा. मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ. अब ये देखें, ये हमारा वो वाटर सोर्स है, यहाँ से पंप पानी को अपलिफ्ट कर रहा है. आगे ये वॉल आ गया. ठीक है, इसके बाद पहले इसके सैंड फिल्टर आएंगे. सैंड फिल्टर बेटे कैसे होते हैं? सैंड फिल्टर ये हम जीरो साइज की जो बजरी नहीं घरों में इस्तेमाल करते हैं, चिप्स के फर्शों के अंदर जीरो साइज की बजरी, इस फिल्टर में वो वाइट कलर की जीरो साइज की बजरी होती है. जब पानी इसमें से गुजरता है तो उसके अंदर जो एलजी शैलजी होती है, कोई ऐसा कोई फंगस, कोई ऐसी चीजें होती हैं, वो उसमें फिल्टर हो जाती हैं और साफ पानी नीचे जाता है. उसके आगे फिर स्क्रीन फिल्टर आते हैं. इसमें ये स्क्रीन फिल्टर बारीक सी जाली होती है, इसमें से जब पानी गुजरता है तो और जो सॉइल पार्टिकल, जो कोई ऐसी चीजें होती हैं, वो उसमें रुक जाती हैं. ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है. इसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, इसके अंदर हम फर्टिलाइजर इसके अंदर मिक्स करेंगे. ठीक है, और ये फिर इस तरह होता हुआ फर्टिलाइजर, जब ये पानी प्रेशर से जाएगा तो इसके साथ एक सर्कल बनेगा, ये फर्टिलाइजर दोबारा इसमें आएगा और ये फिर ऐसे आप देखें, ये फिर आपका मेन लाइन आ गई, फिर ये आगे सब मेन लाइन आ गई और ये फिर लेटरल्स आ गए. और जहाँ लेटरल्स के अंदर, जहाँ पौधे के पास, जहाँ से कतरा कतरा पानी निकल रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसे हम बेटे मीटर कहेंगे. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मोर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, पानी जमीन में ज़्यादा जज्ब होगा.
पानी, इट सेव्स वाटर, पानी की बचत होगी। देयर इज नो सीपेज परकुलेशन और एवेपोरेशन लॉस ऑफ वाटर, पानी का कोई लॉस वगैरह भी नहीं होगा, पानी को हम बड़ा इकोनॉमिकली यूज कर सकेंगे। फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रो केमिकल्स विल बी अप्लाइड विद वाटर, ठीक है, पानी के साथ हम अप्लाई कर देंगे और वो तमाम तो आपको पूरी की पूरी फसल को बिल्कुल यूनिफॉर्म मिलेंगे। गुड फॉर वाटर स्केर्सिटी एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पानी की कमी है उन एरियाज के लिए मेथड बहुत अच्छा है। वीड ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होगी क्योंकि हम पूरे खेत को इरीगेट नहीं कर रहे, सिर्फ फसल की जड़ों में पानी दे रहे हैं, तो इस वजह से कम जड़ी बूटियाँ उगेंगी। फर्टिलाइजर क्योंकि इसमें फर्टिगेशन के जरिए हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो हम दे सकते हैं। और ये हर किस्म की टोपोग्राफी के लिए सूटेबल है। अगर हमने टिब्बों पे, स्लोपी सॉइल पे और नॉन यूनिफॉर्म सॉइल पे भी हम क्रॉप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये लेटरल्स के प्रेशर रेगुलेटेड है। बेशक लेटरल, कोई लेटरल ऊंचा है कोई नीचे है, पानी उसमें से तभी निकलेगा जब वो खास प्रेशर पीछे से पंप उसको देगा। इट कैन बी यूज वेयर फास्ट विंड ब्लो, जहाँ बहुत ज्यादा आंधी आ रही है वहाँ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी तो जड़ों के पास जाना है, ऊपर स्प्रे तो होना नहीं। इट इज कैन बी यूज फॉर वाइडली स्पेस क्रॉप्स, के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कॉटन है, शुगर केन है, टोमेटो है, आपके बैंगन ब्रिंजल है, ऑर्चर्ड क्रॉप्स हम यूज कर सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्लॉगिंग हो सकती है मीटर्स की, ड्रिपर्स की, ड्यू टू सॉल्ट कंटेंट्स। वाटर मस्ट बी वेरी, इसमें क्लीन होना चाहिए वरना ये छोटे छोटे मीटर हैं वो बंद हो जाएंगे। डैमेज जो पाइप्स बाय रोडेंट्स, क्योंकि इसके रबड़ के पाइप होते हैं उसको बाजुकात जो ये चूहे वगैरह होते हैं वो खराब करते हैं। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली गुड फॉर क्लोज स्पेस का, अगर गंदम के लिए, बार्ले के लिए, ओट्स के लिए, बरसीम के लिए नहीं है इकोनॉमिकल। प्रॉपर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रिपर्स एंड पाइपलाइंस एंड फिल्टर्स रिक्वायर्ड, हमने प्रॉपर अगर फिल्टर को साफ ना किया, ड्रिपर्स की वो फ्लशिंग वगैरह ना की तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो हमने प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है। इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट है। रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, इसको यानी कि डिज़ाइन की, इसकी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस इसके लिए चाहिए। ये बेटे बेसिकली मेथड ऑफ इरिगेशन का एक स्मॉल चार्ट है, इसमें यानी सरफेस कौन कौन से हैं, सब सरफेस क्या है और प्रेशराइज क्या है। अब हमने अगर पुअर क्वालिटी का इरिगेशन वाटर अवेलेबल है तो हमने कौन कौन से पॉइंट मद्देनजर रखने हैं कि हमने, अगर हमारे पास जो इरिगेशन वाटर अवेलेबल है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको, उसकी क्वालिटी को कुछ इंप्रूव किया जा सके। एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज फार्म यार्ड मैन्योर कंपोस्ट टू द सॉइल टू इंप्रूव परमेबिलिटी एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हमारे पास पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें साल्ट्स आई हैं, तो हम फार्म यार्ड मैन्योर सॉइल में अप्लाई करें ताकि सॉइल की परमेबिलिटी बढ़े, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो। इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम थ्रू एडिशन ऑफ जिप्सम टू द इरिगेशन वाटर इन द चैनल बाय कीपिंग पेबल्स मिक्स जिप्सम, ठीक है। हम अगर पानी के अंदर कोई नमकियात हैं तो जो, क्योंकि हम फिर जिप्सम अपने वाटर चैनल्स में रखें, क्योंकि जिप्सम कैल्शियम का सोर्स है, कैल्शियम से पानी की क्वालिटी इंप्रूव होगी। मिक्सिंग ऑफ गुड क्वालिटी वाटर, जो है गुड क्वालिटी जो वाटर है उसको विद पुअर इन प्रॉपर प्रोपोर्शन सो दैट बोथ सोर्सेज ऑफ वाटर आर इफेक्टिवली यूज्ड टू मैक्सिमम एडवांटेज। प्रोडिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रेजिंग एज वेल एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर हम कर सकते हैं। इरिगेशन द लैंड विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल इंस्टेड ऑफ लार्ज क्वांटिटीज एट टाइम, कि अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का पानी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें, ज़्यादा डेप्थ की इरीगेशन ना करें बल्कि नंबर ऑफ इरीगेशन बढ़ा दें मगर पानी हर इरीगेशन में कम लगाएं। Application of fertilizer may be increased slightly more than normal required and preferably ammonium sulfate for nitrogen, superphosphate and diammonium phosphate for phosphorus। अगर हमने अपने जो फर्टिलाइजर को अप्लाई करना है उसके लिए हम देखें कि हम अमोनियम सल्फेट या डीएपी वगैरह फास्फोरस के लिए ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो है ये आपका नाइट्रोजन के लिए ठीक है। सॉइल ड्रेनेज को इम्प्रूव करें ताकि जो सॉल्ट्स हैं वो नीचे मूव कर जाएं, लीच कर जाएं। सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप लगाएं जैसे कॉटन है, शुगर बीट है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर है, ठीक है, टोमेटो है। अच्छा बेटे, अब जो हमारा जो इसके बाद इसी लेक्चर के अंदर जो हमने अपना लास्ट टॉपिक कवर करना है वो वाटर यूज एफिशिएंसी है। वाटर, आपको पता है वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है कि हमने कितना पानी लगाया उससे हमें कितनी आउटपुट मिली, कितना हमें उसका, उसके नतीजे में हमारी क्रॉप प्रोडक्शन मिली। आपको पता है कि वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर लिमिटेड इन रिलेशन टू नीड एंड हेंस अवेलेबल वाटर हैज टू बी यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। पानी के जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट है तो हमने पानी को ऐसे यूज़ करना है कि हम कम से कम पानी से ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। वाटर इज लॉस्ट इन इरिगेशन सिस्टम बाय एवपोट्रांसपिरेशन,
by weed and seepage in reservoirs and carrier system. Water is lost by deep percolation in field and also by runoff at the end of the border and furrow. The magnitude of these varies widely among irrigation management practices. वाटर जो पानी का लॉस है हमारे जो डैम्स हैं वहाँ भी से भी हो रहा है, हमारे जो कैनाल्स हैं वहाँ से भी डीप पर्कुलेशन हो रही है, सीपेज हो रही है, उधर से भी लॉस हो रहा है, हमारे फील्ड के अंदर भी लॉस हो रहा है, ठीक है, उसका डीप पर्कुलेशन हो रही है, वीड्स जो ग्रो कर रही हैं वो पानी के ऊपर ट्रांसपायरेट कर रहे हैं और वैसे भी पानी के ऊपर ट्रांसपायरेट हो रहा है क्रॉप से भी। और यानी कि दीज आर द बेसिकली द कॉजेज विच डिक्रीज द वाटर यूज एफिशिएंसी। जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है इरिगेशन मैनेजमेंट, हम कौन सा इरिगेशन मेथड यूज कर रहे हैं। अब वाटर यूज एफिशिएंसी ड्रिप इरिगेशन की ज़्यादा होगी, फ्लड इरिगेशन की बहुत कम होगी। अगर हम सरफेस इरिगेशन में देखें तो उसके अंदर बेसन इरिगेशन की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो बॉर्डर इरिगेशन से अच्छी होगी, ठीक है। इस तरह वाटर यूज एफिशिएंसी को बेटे हम कैसे डिफाइन करेंगे? वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड as the yield of marketable crop produced per unit of water used in evapotranspiration। हमें कितनी औसत मिली है और हमारा कितना पानी यूज हुआ है। बेसिकली वाटर WUE स्टैंड फॉर वाटर यूज एफिशिएंसी, इसका यूनिट है किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर, ठीक है। और यील्ड मार्केटेबल प्रोड्यूस किलोग्राम पर हेक्टेयर आ जाएगा, एवोपरेशन इसे मिलीमीटर के अंदर काउंट करेंगे। Water use efficiency is also known as crop water use efficiency or consumptive water use efficiency if the water is used for metabolic purpose of the crop is also included, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक पर्पसेस के अंदर भी तो पानी यूज होता है और वो कहते हैं अच्छा बहुत ज़्यादा कम होता है, 1% ओनली, 99% जो हमारा है वो एवपोट्रांसपिरेशन के अंदर प्लांट से जो पानी यूज करता है। इसकी कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी को हम Y/G + ET कर सकते हैं। ECU इक्वल टू क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, Y स्टैंड फॉर yield, G स्टैंड फॉर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप और ET स्टैंड फॉर एवपोट्रांसपिरेशन। अब हम देखने कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी को, ठीक है। उसमें नेचर ऑफ प्लांट, आपको पता है जो हमारी क्रॉप्स हैं C4 हैं, C3 हैं, कैम्प प्लांट, जो हमारे प्लांट्स हैं 3 किस्म के हैं, C4 हैं, C3 हैं, कैम्प। कैम्प कौन से हैं? कैल्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनका एवपोट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम होता है। C4 प्लांट कौन से होते हैं? जो अपना फोटोसिंथेसिस के अंदर जो उनका फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन फिक्सेशन का, वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ठीक है, यानी 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए C4 प्लांट कहते हैं। C3 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो जिनके अंदर कार्बन फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। C4 प्लांट्स में सॉरी कौन सा होगा प्रोडक्ट? फास्फोइनोल पायरुवेट होगा और C3 प्लांट्स में फास्फोग्लिसरिक एसिड होगा। फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है और फास्फोइनोल पायरुवेट 4 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से इन्हें C4 प्लांट कहा जाता है, इन्हें C3। अब C4 प्लांट कौन कौन सा? जैसे बेटे मक्की है, मेज है, शुगर केन है, ये C4 प्लांट्स है। C3 प्लांट कौन सा है? जैसे गंदुम है, कपास है, व्हीट है, कॉटन। कैम्प प्लांट्स हैव हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी बट ग्रो वेरी स्लोली। डेजर्ट प्लांट्स की वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो डेजर्ट के अंदर कितने कितने साल बारिशें नहीं होती, बहुत कम पानी पे वो प्लांट ग्रो करते हैं, मगर उनका ग्रोथ रेट भी तो बहुत कम होता है। अगर हम C3 क्रॉप्स की बात करें तो इनके अंदर जो वाटर यूज है 1.22, इनके अंदर 1.2 से 3.3 मिलीग्राम ड्राई मैटर बनाते हैं 1 किलो पानी को यूज करके। इसी तरह C4 क्रॉप ये 3.3 से 6.7 मिलीग्राम ड्राई मैटर बनाती हैं पर केजी यूज ऑफ वाटर से। यानी कि ये देखें C4 जो क्रॉप्स हैं उनकी ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वाटर यूज ज़्यादा है। हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी को हमारी क्लाइमेट अफेक्ट करेगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़मीन में हवा में ज़्यादा है तो क्या होगा? प्लांट सरफेस से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, इसी तरह सॉइल सरफेस से रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा। मीनिंग अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो हमारा रेट ऑफ एवेपोट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। जैसे रेट ऑफ एवेपोट्रांसपिरेशन कम होगा हमारी क्रॉप की वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इससे टेम्परेचर कम होगा तो वाटर यूज एफिशिएंसी कम होगी। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, अल्टीमेटली वाटर यूज एफिशिएंसी कम होगी। सॉइल कंडीशंस कैसी हैं? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, yield of most crop increase when water contents are kept near field capacity, but water use efficiency is higher, somewhat lower level of soil moisture, method, timing, amount of water supplied and uniformity of application। अच्छा, salinity है वो भी वाटर यूज एफिशिएंसी को कम करेगी। इट बिकम अ प्रॉब्लम व्हेनेवर
Evapotranspiration exceeds precipitation in irrigated agriculture. It may require leaching of salt beyond the root zone, thereby reducing water use efficiency. आपको पता है जो सॉल्ट्स होते हैं ये जो सलाइन साइज हैं उनको पानी चाहिए ताकि हम सॉल्ट्स को डीप परकुलेट कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से भी जो हमारी सॉइल कंडीशंस हैं वो भी वाटर यूज एफिशिएंसी को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिसमें फैलो है, ज़मीन को खाली छोड़ देना है। प्लांटिंग डेट, हम ज़मीन क्रॉप को ऐसे लगाएं कि उसका जो ग्रोथ, उसकी सोइंग डेट को ऐसे एडजस्ट करें कि क्रॉप का जो ग्रोइंग सीजन हो उसमें टेम्परेचर मिनिमम रहे, ह्यूमिडिटी हाई रहे। तो मीन क्या होगा, क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। प्लांट कवर, जितना प्लांट कवर ज़्यादा होगा उतनी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी। जितना हम डिजीज और पेस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे उतना वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाउ टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, बेटे हम वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रिड्यूस कन्वेंस लॉसेस बाय लाइनिंग चैनल्स और प्रेफरली बाय यूजिंग क्लोज्ड पाइप्स। जो हमारा कन्वेंस लॉसेस है, खालों के अंदर वाटर चैनल में पानी का लॉस हो रहा है, उनको पक्के खाल बना दें, या कोई प्लास्टिक के या सीमेंटेड पाइप यूज करें ताकि जो पानी खेत तक जा रहा है वाटर सोर्स से उसका मिनिमम लीचिंग लॉस हो, मिनिमम उसका एवोपरेटिव लॉस हो। उसके बाद क्या है, रिड्यूस डायरेक्ट एवोपरेशन ड्यूरिंग इरिगेशन बाय अवॉइडिंग मिड डे स्प्रिंकलिंग। डायरेक्ट एवोपरेशन हम कम करें, कोशिश करें जो पानी खेत को फसल को लगाने शाम के टाइम लगाएं ताकि एवोपरेशन लॉसेस कम हो। मिनिमाइज फोलियर इंटरसेप्शन बाय अंडर कैनोपी रेदर देन बाय ओवरहेड स्प्रिंकलिंग, ठीक है। रिड्यूस रन ऑफ एंड परकुलेशन लॉसेस ड्यू टू ओवर इरिगेशन, हमें कोशिश करनी चाहिए ओवर इरिगेशन ना करें। ओवर इरिगेशन करेंगे तो हमें किस्म को पानी का नुकसान कर रहे हैं, और जितना पानी का ज़्यादा हम लगाएंगे उसका उतनी वाटर यूज एफिशिएंसी हमारी क्रॉप की कम होगी। रिड्यूस एवोपरेशन फ्रॉम बेयर साइड बाय मल्चिंग एंड बाय कीपिंग द इंटररोज स्ट्रिप्स ड्राई। अगर हमने पानी से ज़मीन की सरफेस एवोपरेशन को कम करना है तो हम क्या करें, ज़मीन को मल्च से कवर कर दें ताकि सॉइल सरफेस से कम पानी लॉस हो। जितना पानी कम लॉस होगा उतनी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन बाय वीड्स, कीपिंग द इंटर-रो स्ट्रिप्स ड्राई एंड अप्लाई वीड कंट्रोल मेजर वेयर नीडेड। आपको पता है वीड्स भी प्लांट्स होते हैं और उनकी सरफेस से भी वाटर लॉस होता है, और वीड्स क्रॉप से ज़्यादा पानी के लिए, क्रॉप से ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं पानी के लिए। तो अगर हम वीड्स को कंट्रोल करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, सॉइल से मॉइस्चर का लॉस कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारी सॉइल की वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से बेटे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप करें, आइए तो उसको मैं आंसर करूँगा इंशाल्लाह। आपके सब कंसेप्ट इस हवाले से क्लियर होंगे।